हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? इफ एचसीएफ ऑफ 98, 28 इज इक्वल टू m एंड एलसीएम ऑफ 98, 28 इज n, देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों का एचसीएफ m है, इन दोनों का एलसीएम n है। तो हम एक काम करते हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ 98 और 28 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 28 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा? 28 3 जा ले जाते हैं, 28 3 जा 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2 3 2 जा 6 7 8, तो 84 आ गया। 8 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1। तो ये जो रिमाइंडर है ना, अब ये डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो डिवाइजर था, अब ये डिविडेंड बन जाएगा, ये डिविडेंड बन गया। अब देखिए, यहाँ पर 8 में से 4 गया 4 आएगा। ये अब यहाँ पर 14 से करेंगे, 14 2 जा 28, ये आ गया। ये देखिए कैंसिल हो गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें रुक जाना होता है। और इस यहाँ पर ये जो एचसीएफ होगा, जो डिवाइजर होगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया? 14 एचसीएफ आ गया है, एचसीएफ 14 आ गया है। तो एचसीएफ तो इन दोनों का बुक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों के एचसीएफ तो m है ना, तो हमारे हिसाब से इसका इन दोनों का एचसीएफ क्या आया है? 14 आया, मतलब m की वैल्यू 14 हो गई। सिमिलरली इन दोनों का एलसीएम n आना चाहिए, तो हम अपने हिसाब से निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर 98, 28 ये है, एलसीएम एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा, फिर 2 से कर लेते हैं। 49 नहीं आ रहा ना 2 के टेबल में, तो इसको नोट कर लेंगे। 2 7 जा 14, अब इसको 7 से कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, अब इसको 7 से कर लेते हैं। 7 1 जा 7 और ये 1 नोट कर लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इनका? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो ये 2 2 जा, ये 14 कर लेते हैं, इन दोनों को 14 कर लेते हैं। तो 14 14 जा 196, दोनों 14 हो गए, ये दोनों 14 हो गए, 14 14 196। तो एलसीएम 196 आ गया। एलसीएम इन दोनों क्या m है ना, तो ये m की वैल्यू हो गई। एलसीएम m है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर m की एलसीएम n है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 196। हमें क्या निकालना है? n माइनस 7m की वैल्यू निकालनी ना, n माइनस 7m। तो हम एक काम करेंगे, n माइनस 7m की वैल्यू चाहिए। n के प्लेस पे क्या रखेंगे? n है यहाँ पर 196 माइनस 7 इंटू m कितना है? m है ये 14, तो 196 माइनस 14 7 जा, 14 7 जा होता है 7 4 जा 28, 98 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 98 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीके से कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर देखिए, इन दोनों का एचसीएफ ये है, इन दोनों का एलसीएम ये है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला होता है। तो एलसीएम तो गिवन है ना, एलसीएम तो गिवन है n इंटू एचसीएफ कितना है? एचसीएफ m है, ये m। फर्स्ट नंबर 98 है और सेकंड नंबर क्या है? 28 है, ये। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए ना, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो गए ना, n और m 2 वेरिएबल हो गए, तो अभी ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू कैसे आएगी? इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो n होगा ना, इन दोनों का एलसीएम n होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? इन दोनों का एलसीएम निकाल चुके हैं, इन दोनों का एलसीएम ये है। तो यहाँ रख देते हैं 196
इंटू एम, एम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ पे गौर से देखिए, आपको यहाँ पर एन निकालना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा खाली, बस आप एचसीएफ मत निकालिएगा, एचसीएफ इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। तो एम मतलब एचसीएफ, एचसीएफ इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ये 196 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर 98 1 जा 98 2 जा 2 1 जा 2 14 जा, तो एम की वैल्यू आ गई 14, एम मतलब एचसीएफ। तो यहाँ पर देखा आपने, इस फॉर्मूले से हमने एचसीएफ निकाला और एलसीएम वही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लिया। तो एक को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिया, एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना पड़ेगा, और ये जो एचसीएफ है इसको इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। अब ये एम आ गया है और ये एन है, तो एम एन की वैल्यू मालूम है, तो अब ये वाला ये निकालना है n माइनस 7m। तो n कितना है, n है हमारे पास, n निकाले हैं ना हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से, 196 माइनस 7 इंटू m कितना है, m 14 है, तो वही आ गया 98। ये देखिए, तो आप कौन सा मेथड प्रिफर करेंगे कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 7, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ये एक सर्किल है, ये डायमीटर होता है, डायमीटर सेंटर से पास करता है, ये डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज होती हैं, एंड पॉइंट्स को एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। यहाँ से दो टेंजेंट बनाए गए, एक ऐसा एक ऐसा। ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे कि परपेंडिकुलर होंगे कि इक्वल होंगे कि इंटरसेक्टिंग होंगे। मतलब पैरेलल का मतलब कि दोनों आगे जाके कभी मिलेंगे नहीं, पीछे भी इधर कभी कहीं कहीं नहीं मिलेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों जहां मिलेंगे वहां 90 डिग्री बनेगा। मान लो इधर ये दोनों मिल रहे हैं ऐसे जा करके, तो यहाँ 90 बनना चाहिए, दोनों ऐसे मिल रहे हैं उधर तो 90 बनना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब जहां पर दोनों मीट करेंगे वहां 90 होना चाहिए। इक्वल का मतलब होता है कि दोनों बराबर होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग का मतलब कि ये आगे जाके ऐसे मिल जाएंगे या फिर इधर आके ऐसे मिल जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो, हमें मालूम है कि ये टेंजेंट जो होता है ना, ये रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। ये सेंटर है ना, ये रेडियस होगा। टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, तो ये थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है? स्टेटमेंट बोलूं, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का। अब देखिए, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर ये दोनों लाइन है, जैसे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है जो दोनों पैरेलल लाइन को काटती है। ऐसी लाइन जो दो लाइन को काटे उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलती है। ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तब ये वाला जो एंगल होता है और ये जो वाला एंगल होता है, दोनों बराबर होते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तब ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होता है अगर लाइन पैरेलल होगी तो तभी। तो इसका कन्वर्स क्या होगा अब, कि अगर जैसे ये देखो, ये दोनों लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तब लाइन पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो ये ऑप्शन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया, ये लीजिए एबीसी बन गया। एंड ट्राइंगल डीईएफ, डी बना लिया, डीईएफ बना लिया। यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी ये जो है और जो एंगल ई, ये दोनों बराबर हैं। इसमें डबल आर्क लगा दी, इसमें डबल आर्क, मतलब दूर से दिखे कि हाँ बराबर है, ये गिवन है कि बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर गिवन है कि एफ और सी बराबर है, एंगल एफ और एंगल सी ये बराबर है। ये देखिए सिंगल आर्क लगाया, सिंगल आर्क, ताकि दूर से दिखाई दे कि हाँ ये गिवन है कि बराबर है। और ए बी जो है ना 3 टाइम है डीई के, ये जो ए बी है ये 3 गुना बड़ी है डीई से, तो ए बी 3 गुना बड़ी है डीई से, लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू 3 डीई। ए बी 3 गुना बड़ी है डीई से, तब हमें बताना है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे, क्या होंगे बताना है। देखिए यहाँ पे बोल दे कि ए बी 3 गुना बड़ी है डीई से, ए बी 3 गुना बड़ी है ना डीई से, तो कॉन्ग्रुएंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तभी होते दोनों ट्राइंगल जब तीनों साइड्स
तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, तभी दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर ही नहीं है, ये तो 3 गुना बड़ी हो गई ना, तो कॉन्ग्रुएंस का कोई सवाल ही नहीं है। अब सिमिलर चेक करते हैं सिमिलर है कि नहीं। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लीजिए। तो ये दोनों, जैसे ये ट्रायंगल है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए, ये इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए, दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना। तो हमने पढ़ा है ना सिमिलरिटी रूल कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, उनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इस वजह से दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0, देन n इज। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि -1 की पावर 8 क्या होगा, -1 की पावर इवन नंबर होता है तो +1 होता है, याद कर लीजिए इसको। क्या याद करना हम लोग को, -1 की पावर इवन नंबर हो तो +1 आंसर आता है, क्योंकि -1 को अगर 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 8 बार करोगे आप, तो इवन होने की वजह से +1 आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए हमें LHS और RHS को बराबर लाना है, मतलब LHS को 0 के बराबर लाना है, ठीक। तो यहाँ पर n क्या रखा जाए, अगर यहाँ पर यहाँ पर -1 आ जाए इसका आंसर, तब ये 0 हो जाएगा ना, LHS RHS बराबर हो जाए, तब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू ऐसी क्या रख दी जाए कि यहाँ पे -1 आए। तो हमें मालूम है कि अगर -1 की पावर n है, अगर ये n ऑड नंबर होगा, अगर ये n ऑड नंबर होगा, तो -1 की पावर जो ऑड होगी वो हमेशा -1 आएगी, तभी ये -1 और +1 0 होगा। तो मतलब n को कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 2 polynomials आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, द नंबर ऑफ डिफरेंट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। तो यहाँ पर देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर दोनों पॉलिनोमियल के टोटल जीरोज कितने होंगे वो बताने हैं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट जीरोज होने चाहिए। तो देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, यहाँ, इस वजह से इसके 2 जीरोज हो गए। सिमिलरली ये जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके भी 2 जीरो, तो टोटल 4 जीरोज हो गए ना। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो जीरोज हैं, और ये ग्राफ है ये भी इसको यहाँ और यहाँ कट कर रहा है, तो इसके भी यहाँ जीरोज हैं। तो यहाँ पर जो जीरोज है इसका और इसका जो जीरोज यहाँ पर है वो दोनों सेम है, और इस वाले ग्राफ का जो जीरोज है यहाँ पर और इस वाले ग्राफ का जो यहाँ पर जीरोज है वो दोनों सेम है। तो दो जीरोज सेम है, तो टोटल 4 है, लेकिन डिफरेंट जीरोज तो 2 ही माने जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP इज 2m² प्लस 3m, देन इट्स सेकेंड टर्म। यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट m टर्म है, ये मतलब सम ऑफ फर्स्ट m टर्म क्या होता है, SM इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म है 2m² प्लस 3m, ये है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म का मतलब होता है SM। जैसे बोला जाए आपसे कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म को S12 बोलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म का मतलब होता है एक टर्म से लेकर के 12 टर्म तक को जोड़ दीजिए, जितने भी टर्म्स हम उन सबको जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे S12। S12 का मतलब होता है एक टर्म से लेकर से 12 टर्म तक का सम। तो ये इसी तरीके से फर्स्ट टर्म से लेकर के m टर्म तक का सम है, ये मतलब टोटल टर्म्स इसमें m है, तो फर्स्ट टर्म से लेकर के m टर्म तक का ये 12 वो सम है, ठीक। यहाँ पर देन सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म चाहिए, तो यहाँ पर देखिए m, यहाँ m, तो यहाँ पर LHS RHS दोनों तरफ m के प्लेस पे 1 रख दीजिए। LHS में यहाँ m के प्लेस पे 1, यहाँ पर भी m के प्लेस पे 1, यहाँ पर भी m के प्लेस पे 1, ये m को हमने 1 पुट किया, तो S1 आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 3,
तो S1 हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा। S1 हो गया। S1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म, S1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म को जोड़ना। तो फर्स्ट टर्म को कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब S1 जो है ये फर्स्ट ही टर्म है। S1 जो होगा A1 होगा, A1 को A भी बोलते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। क्योंकि S1 का मतलब होगा कि फर्स्ट टर्म से लेकर के फर्स्ट टर्म को जोड़ना, तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट टर्म ही है। सिमिलरली यहाँ पर LHS RHS दोनों तरफ 2 रख देंगे, m के प्लेस पे 2, यहाँ पे m के प्लेस पे 2, यहाँ पर भी m के प्लेस पे 2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, 4 ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 3 2 = 6, S2 क्या हो जाएगा, 4 2 = 8 प्लस 6, तो S2 हो जाएगा 8 और 6 14 हो जाएगा। S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म से लेकर के सेकेंड टर्म तक का सम, फर्स्ट टर्म से लेकर सेकेंड टर्म तक का सम 14 है। तो हमें सेकेंड टर्म बताइए, बताना है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म नहीं मालूम है, सेकेंड टर्म बताना है। सेकेंड टर्म को A2 मान लेते हैं, और लेकिन हमें यह पता है कि इन दोनों का सम कितना है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों टर्म को जोड़ रहे हैं, 14 आ रहा है। इन दोनों टर्म को जोड़ने पे 14 आ रहा है ना। S2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जोड़ने पे 14 आ रहा है। तो इनको लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों को जोड़ने में 14 आ रहा है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, इसको 5 को उधर भेज देंगे तो 5 सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा ना, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 9। तो वैसे भी आप याद कर लीजिए कि जब भी S2 दिया हो और S1, तो यहाँ पर S2 - S1 करेंगे, S2 - S1 तो क्या आएगा, A2 आएगा। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। सिमिलरली जैसे यहाँ पर Sn है और -Sn-1, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये 2 2 आता है ना, तो यहाँ पर Sn आए, वो An आएगा, An। यहाँ पर ये एज अ फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए। तो S2 का मतलब होता है एक से लेकर के दूसरे टर्म तक का सम। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म से लेकर फर्स्ट टर्म तक का टर्म, मतलब ये A1 है। तो S2 - S1 A2 आता है, ये देखिए। तो इसको Sn - Sn-1 हो जाएगा An हो जाएगा। तो ये एज अ फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए।